कार्रवाई से निकाल दिया जाएगा। जी आप बोलिए, आपका समय प्रारंभ हो गया। माननीय सभापति महोदय, मेरा आग्रह है कि सदन में कुछ शब्दों का चयन ठीक नहीं होने से थोड़ी सी गर्मागर्मी हो सकती है। आज जिस बात पर बहस हो रही है वो इतना महत्वपूर्ण विषय है, वंचित वर्ग है, वंचित तबका है जो बरसों से पिछड़ा हुआ है और उसके बारे में बात की जा रही है। आज मांग संख्या 30 जनजातीय क्षेत्रीय विकास, मांग नंबर 31 सामाजिक न्याय व अधिकारिता। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। जब सामाजिक न्याय का तात्पर्य क्या है? सामाजिक न्याय का तात्पर्य किसी वर्ग के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के बाद भी केवल अछूतपन का व्यवहार के रूप में ही भेदभाव से तात्पर्य नहीं है, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र में किसी भी व्यवस्था के प्रति अन्याय भी है। यदि हमने छुआछूत कर लिया ये सामाजिक न्याय, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हम सबको समानता का अधिकार नहीं मिले, वो सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है। इसके लिए हमारे अभी बजट में वित्त मंत्री जी ने कहा था, भारत रत्न आचार्य विनोबा जी ने कहा था कि वास्तविक उन्नति तभी की जा सकती है जब उसका लाभ सभी को प्राप्त हो, ना कि कुछ तक ही सीमित रहे। इसी विचार को लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने आज ये कहा, आज हमारी सरकार का एक ही ध्येय है, नेशन फर्स्ट सिटीजन फर्स्ट। सरकार की प्राथमिकता है वंचितों को प्राथमिकता है। यदि वंचितों को हमने प्राथमिकता दी, ये हमारा संपूर्ण समाज, संपूर्ण प्रदेश और संपूर्ण देश आगे बढ़ जाएगा। हमारी सरकार गरीब को गणेश मान करके उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत और संबल करने का प्रयास कर रही है, सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही है। सरकार की सहायता अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे, इस बात की प्राथमिकता हमारी सरकार लेकर के चल रही है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा था, जो हमारे प्रणेता हैं, उन्होंने चिंतन के आधार पर कहा, सरकार की सारी सुविधाएं अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जब तक हम नहीं पहुंचाएंगे, तब तक इस देश और देश में रहने वाले व्यक्तियों को, उनके आर्थिक जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, उनको ऊंचा नहीं कर सकते हैं। हमारी सरकार इसी उद्देश्य को लेकर के पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास करने के लिए तत्पर हैं। जब बात यहाँ तक आ जाती है, सामाजिक न्याय की अवधारणा के ऊपर हम बोलने के लिए आज खड़े हुए हैं। जब सामाजिक न्याय की बात आती है तो मैं वहाँ से लेकर के चलता हूँ जब हमारे समाज के अंदर भेदभाव, छुआछूत, गरीबी और सब लोग जो वंचित रह गए थे, उनको किस प्रकार से मुख्य धारा के अंदर लाया जाए। जब सामाजिक न्याय की बात है तो तथागत बुद्ध से लेकर के हम सम्राट अशोक, छत्रपति शिवाजी, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज और संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अलग अलग तरीके से उन्होंने सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन और क्षमता लाने का उन्होंने काम किया। हम जो आधुनिक भारत के इतिहास को देखें तो ज्योतिबा फुले ने बाल्यकाल से सामाजिक न्याय और वंचित परिवार की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उन अछूतों और पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए, आदिवासी और गोमंतक जातियों को सामाजिक और बौद्धिक उत्थान के लिए संघर्ष किया और पिछड़ों और अछूतों को और महिलाओं को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया और पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले ने एक बालिका पाठशाला उन्होंने चलाने का काम किया। सामाजिक न्याय की जब बात आती है तो कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू जी महाराज के योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते हैं। उन्होंने राज्य में वंचित वर्ग के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोले
सार्वजनिक जल स्रोतों का निर्माण करवाया। उन्होंने अपने स्वयं के शासन में, उनके राज्य में उन्होंने शासकीय नौकरियों में 1901 में 50% आरक्षण देकर के वंचित वर्ग के लोगों को उन्होंने आगे लाने का काम किया। वे भेदभाव के प्रति तीव्र विरोधी थे। एक बार तो साहू जी महाराज ने बिना बताए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के घर पहुंच गए और वहां जाकर के बोला कि आज मैं रमाबाई के हाथ की चाय पीने आपके घर आया हूं। जब ये बात उन्होंने कही तो बाबा साहब अंबेडकर साहब सामाजिक न्याय के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो उनके मन में था कि संसार के अंदर जिस प्रकार से लोग भेदभाव करते हैं उस भेदभाव को किस प्रकार से मिटाया जा सके, इसके लिए बाबा साहब ने अनेक काम किए। आज बाबा साहब अम्बेडकर का सामाजिक न्याय के बारे में बहुत बड़ा अध्ययन है और उनका चिंतन भी है। तथागत बुद्धा ने कहा था कि संसार में कोई दुख है तो दुख का कोई कारण भी है, और यदि कोई दुख का कोई कारण है तो दुख का निरावरण भी किया जा सकता है। जब दुख का निराकरण करना है तो बाबा साहब अम्बेडकर मानते हैं भारत में सामाजिक अन्याय के पीछे समाज की सामाजिक व्यवस्था है। हमारी जो समाज की व्यवस्था बनी थी, जातिगत व्यवस्था हमारी थी, उस जातिगत व्यवस्था के अंदर वर्ग भेद, वर्ण भेद, जातीय भेदभाव के कारण ये समस्याओं का निर्माण हुआ था। बाबा साहब मानते थे समाज में सबसे बड़े समूह के साथ केवल जातीय श्रेष्ठता को घमंड के रूप में एकाधिकार के कारण अन्याय होने लगे थे। जब तक भारत में जातीय व्यवस्था इसी प्रकार से मजबूत होती रहेगी तब तक सामाजिक न्याय की बात हम करें तो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ और बाबा साहब भी चाहते थे कि वंचितों को उनको न्याय मिलना चाहिए। बाबा साहब स्त्री दासता के लिए भी सामाजिक व्यवस्था को दोषी मानते हैं, इसलिए उन्होंने स्त्रियों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए और उन्हें अधिकार संपन्न बनाने के लिए इस देश में कानून मंत्री बने वो। तब उन्होंने हिंदू कोड बिल तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नेहरू साहब की सहमति से सदन में पेश किया गया। इसके बाद पंडित साहब के सहयोग नहीं करने के कारण वो बिल संसद में पास नहीं हो सका। उस समय की बता रहा हूं जिस समय बाबा साहब अंबेडकर साहब कानून मंत्री थे और उनके कहने के अनुसार नेहरू जी से सहमति ली कि इस हिंदू बिल को मैं संसद में रखना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने संसद के अंदर सहयोग नहीं किया और वो बिल पास नहीं हो सका। इसी कारण से उन्होंने एक आयोग का गठन करना चाहा। इसके विरोध स्वरूप पिछड़ी जातियों के अध्ययन के लिए पंडित नेहरू द्वारा आयोग गठित नहीं करने के विरोध में बाबा साहब ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और बाबा साहब नारी शिक्षा के समाज की प्रगति के माने जाते थे। लेकिन बाबा साहब का संसद के अंदर बार बार उनका अपमान हुआ और उनको कांग्रेस पार्टी ने और नेहरू जी ने सांसद बनने से भी बार बार रोकने का काम किया। ऐसा पाप कांग्रेस पार्टी हमेशा करती आ रही है और बाबा साहब ने एससी, एसटी और वंचितों को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन बाबा साहब को पीछे धकेलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया और बाबा साहब के नाम से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। बाबा साहब जब सार्वजनिक जीवन में प्रवेश था तब उन्होंने समाज के अधिकारी वंचित वर्ग के लिए संघर्ष करना शुरू किया था। सामाजिक न्याय के प्रति कांग्रेस पार्टी का चाल और चरित्र भिन्न है। उनका एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय 1918 में, सभापति महोदय 1918 में छत्रपति साहू जी महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर साहब और पिछड़ी जाति के भास्कर राव जादव को प्रतिनिधि मंडल काउंसिल में अछूतों और पिछड़ों को भागीदारी प्रतिनिधित्व के लिए अंग्रेज सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा। इस बात को लेकर के कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को इतना बुरा लगा कि 14 फरवरी 1918 को अथनी
यानी बेलगांव की एक सभा में उन्होंने कहा कि संसद कोई खेत नहीं है जहां तेली तमोली कुमटू को वहां जाकर हल चलाना है। इस प्रकार वहां उपस्थित गार्ड गो बाबा जो धोबी जाति के थे, उन्होंने कहा कि तिलक महाराज आप हमें ऐसा बना दीजिए। तब से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी की सोच केवल दिखावा रही है, बल्कि सामाजिक न्याय के लिए जमीनी स्तर पर कुछ भी काम नहीं किया है। मैं इस अवसर पर राजनीति के अजात शत्रु हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय भैरू सिंह जी शेखावत को याद करना चाहूँगा। उन्होंने जिस प्रकार से SC, ST, OBC महिलाओं को राजनीतिक चेतना लाने के लिए उन्होंने जो काम किया, जब मैं पहली बार 1993 के अंदर जीत करके आया था, तब मैं देखता था कि न तो किसी भी ग्राम पंचायत में, ना ही किसी जिला परिषद में, ना ही कहीं प्रधान, ना ही कोई पंचायत का सरपंच, ना ही नगर पालिका पार्षद, ना कोई चेयरमैन SC, ST और OBC का होता था, न कहीं महिला होती थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस महान विभूति भैरू सिंह जी शेखावत साहब को, जिन्होंने 1995 के अंदर SC, ST और OBC का कानून ला करके आज राजनीतिक चेतना ला करके सामाजिक न्याय करने का किसी ने काम किया, उस प्रेरणा का नाम है भैरू सिंह शेखावत। राजनीति में आरक्षण मिलने से लोगों के अंदर चेतना आई है। आज महिलाएं सरपंच बनती है, जिला प्रमुख बनती है, पार्षद बनती है, चेयरमैन बनती है, सरपंच बनती है, वार्ड पंच बनती है। ये भैरू सिंह जी शेखावत की देन है कि उन्होंने संविधान के अंदर ऐसे प्रावधान किए, हर व्यक्ति को राजनीतिक चेतना के लिए अपने आप को आगे लाने के लिए उन्होंने एक मौका दिया। कांग्रेस पार्टी ने 50 साल तक शासन किया। क्या आपके राज्य में बता सकते हो 1952 से जब आम चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के और सारे चुनाव, क्या तब से आपने किसी को सरपंच बनने दिया? SC को, ST को, OBC को, किसी महिला को? कभी नहीं। आपकी कथनी और करनी में रात दिन का फर्क है। आपने 50 साल तक राजस्थान की जनता को भी लूटा और देश की जनता को भी लूटा। और आज मुझे ये कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि 1990 जिस समय मैं अध्यापक था, जब अखबार की कटिंगें पढ़ता था, कश्मीर के अंदर से लोगों की हत्याएं करके उनके सामान और मकान लूट करके, उनकी संपत्ति को लूट करके कश्मीर से उन लोगों को निकाला जा रहा था, तब वहां पर कांग्रेस का शासन था, कश्मीर में भी, और भारत की सरकार भी कांग्रेस की थी। उनके लिए कोई कानून नहीं था, उनकी FIR दर्ज नहीं हुई, उनकी सारी संपत्तियां छीन ली। आज एक छोटे से छोटे व्यक्ति का भी कोई थप्पड़ मार दे, उसको 151 में पाबंद किया जाता था। लेकिन 1990 के अंदर इतना अत्याचार हुआ, इतना गुंडागर्दी हुई, इतने लोगों को मार काट गया। क्या उस समय ये सो रहे थे क्या? ये लोग तो वही हैं, ये पार्टी वही है, इनको सोचना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा आज, यहां तक कि बाबा साहब को संसद में जाने के लिए बार बार इन्होंने रोकने का काम किया। एक बार नहीं, 2 बार बाबा साहब चाहते थे गरीब और पिछड़े लोगों की उन्नति हो, उत्थान हो, लेकिन उनका उत्थान नहीं हो सके। ऐसा काम इन्होंने हमेशा उनको रोकने का काम किया। यहां तक कि बाबा साहब को भारत रत्न भी नहीं दे सके। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न दे करके उनका सम्मान करने का काम किया। आज इंग्लैंड के अंदर वहां की यूनिवर्सिटी में उनकी मूर्ति लगी है। और जो ऐसे महान व्यक्ति था, जो संविधान का निर्माण करने वाला था, यानी उनसे आपने काम करा लिया, उनको उचित सम्मान भी नहीं दे सके। और आज सामाजिक न्याय के लिए जो 7 स्टार में रुकने वाले आज वंचितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, और कहेंगे हम तो 7 स्टार से भी क्या 10 स्टार में रुको, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। यानी न्याय नहीं हो रहा है। यानी न्याय, जहां सामाजिक न्याय की जहां बात आती है, तो उस संविधान निर्माता के लिए मैं बार बार, मेरे मन में इतनी चिंता होती है
कि इतने महान व्यक्तित्व जो हमने उनको सिर्फ पढ़ा है, हमने देखा नहीं, आज हम उनके चरण छूते हैं। और आज यदि आधुनिक भारत के कोई प्रणेता हैं, यदि वास्तव में कोई इस राष्ट्र का प्रमुख व्यक्ति को कहलाने योग्य है, तो मैं सोचता हूं कि महात्मा गांधी से भी उनका नाम ऊपर होना चाहिए। मैं ये मानता हूं आज की तारीख में। बाबा साहब किसी समाज का विकास इस बात पर निर्भर करता है उस समाज की नारी कितनी शिक्षित है। प्रगतिशील समाज में नारी का सम्मान होना बहुत जरूरी है। समाज और देश की नारी शक्ति से समुचित प्रतिनिधित्व की भागीदारी का समर्थन करता है। यही सामाजिक न्याय की अवधारणा है। देश में नारी शक्ति का समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर भी वर्गों की संख्या के हिसाब से उपस्थित भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। समाज के वंचित भी विधिमंडल के अंदर बैठने चाहिए। जब तक लोग SC/ST के लोग नीति निर्धारण मंडल में नहीं बैठेंगे, तब तक यह समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अन्य प्रगतिशील नेतृत्वकर्ता सर छोटूराम का नाम प्रमुख रूप से हैं। ये दो नेता ऐसे थे जो प्रगतिशील भारत के लिए काम करते थे। उनके लगातार प्रयास और संघर्ष की बदौलत 1927 में साइमन कमीशन भारत में अछूत, पिछड़ों और वंचितों को समुचित प्रतिनिधित्व पिछड़ेपन के अध्ययन करने के लिए भारत आया था। अब सोचिए, उस समय बाबा साहब ने और सर छोटूराम जी ने 1927 के अंदर जब इंग्लैंड से साइमन कमीशन आया था, जब साइमन कमीशन आया था, वो अध्ययन करना चाहता था अछूतों, पिछड़ों और वंचित समुदाय के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व के लिए गांधी जी ने उनका घोर विरोध किया। ये मैं नहीं बोल रहा, ये पुस्तक बोल रही है। उसमें लिखा कि 1927 में इस कमीशन का विरोध करने के लिए, ताकि वंचितों को कोई अधिकार नहीं मिल जाए, इसके लिए उन्होंने कहा था साइमन गो बैक का नारा दिया था। ये पाप भी कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने किया था। इसलिए हमें समाज के उस बड़े वर्ग के साथ भी हो रहे भेदभाव, अत्याचार, अन्याय से निजात दिलाने के लिए अतिरिक्त ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। जब तक उनको अलग से स्पेशल पैकेज नहीं देंगे, तब तक वंचितों को लाभ नहीं मिल सकता है। आज हमारी जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के अतिरिक्त भी है। हम सिर्फ इसी के लिए नहीं जी रहे हैं। मानवीय मूल्यों की रक्षा करना और मान सम्मान की जिंदगी जीने के साथ साथ वो सार्वजनिक साधन संसाधन संवैधानिक रूप से हासिल करने का अधिकारी है। इसे छीनना या उसे वंचित करना न्याय व्यवस्था के विरुद्ध है। लेकिन आज आप देख रहे हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पिछली सरकार में आपने देखा, मर्जी पड़ा उसका पकड़ा गला काट दिया, मर्जी पड़ा जहाँ लाठी रोक दी, ये जमीन मेरी। इस प्रकार के हालात इस राजस्थान में रहे हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि न्याय होना चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए। जब तक भेदभाव होगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव करेगा, तब तक सामाजिक न्याय की अवधारणा न्यायोचित नहीं होगी। आज देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और मैं भी जातिगत जनगणना का समर्थक हूँ। और हमारे 1931 के बाद जातिगत जनगणना के बारे में कोई सर्वे नहीं किया गया। हमारे OBC के नेता दिवंगत गोपीनाथ जी मुंडे जातिगत जनगणना कराने के लिए पुरजोर समर्थक थे। हम भी इस बात की पैरवी करते हैं। OBC और SC/ST के वर्तमान संख्या का पता चलने के लिए इन वर्गों की वास्तविक जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। आज जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन हमारा प्रतिनिधित्व जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है। इसलिए मैं आज OBC में बढ़ रहे असंतोष को दूर करने के लिए उनकी वास्तविक जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाना न्यायोचित होगा। कई वास्तविक जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। हर बार हम सामाजिक और शैक्षणिक प्रतिनिधित्व को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम समझ लेते हैं, जो संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध हैं। संविधान की भावना ये है कि सबको समानता का अधिकार मिल सके। आज देश में बढ़ रही गरीबी और अमीरी की खाई मूल कारण ये भी है, संघर्ष का मूल कारण ये भी है। आज देश में बढ़ रही गरीबी और अमीरी की खाई जो
क्षय के कारण असंतोष बढ़ रहा है, उसे समय रहते दूर करना होगा, अन्यथा वर्ग संघर्ष की संभावना बढ़ जाएगी। दिनांक 10 जुलाई 24 जिस दिन हम यहाँ पर बजट भाषण हो रहा था, उस दिन एक अखबार में खबर छपी थी, असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के अंदर 16 विषयों में SC/ST वर्ग के कुल 134 पद कम हो गए। देश और प्रदेश में रोस्टर प्रणाली का कहीं पर भी सही से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। मेरी पीड़ा है मन की कि यदि विषय कम हो गए, हमारे पद कम हो गए, SC/ST के पद कम नहीं होने चाहिए और रोस्टर प्रणाली का तुरंत प्रभाव से सही क्रियान्वयन होना चाहिए। देश में 13 पॉइंट के ऊपर रोस्टर के स्थान पर माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देश में 13 पॉइंट रोस्टर के स्थान पर 200 पॉइंट रोस्टर लागू कर दिया। इसके कारण पूरे देश के अंदर आंदोलन हुआ, असंतोष उपजा। इसके विरोध में चलते जब लोग इकट्ठे हुए तो 13 पॉइंट ही रोस्टर में रखने पड़े। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज SC/ST OBC वर्ग के ऊपर बढ़ते हुए अन्याय, अत्याचार, भेदभाव, महिलाओं के साथ दुष्कर्म, बलात्कार घटनाओं जैसे प्रदेश की सरकारों की कानून व्यवस्था और उसकी न्याय प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठते हैं। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तविक स्थिति यह है, चाहे सरकार ये रही हो, मैंने ये सरकार भी देखी, ये सरकार भी देखी, लेकिन हमारी कानून व्यवस्था, हमारा सुशासन मजबूत होना चाहिए, हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, बदमाशों का इलाज करने की ताकत हमारे में होना चाहिए। ये मेरा भाई है, इसको बचा लूं। इस मेरे बच्चे के ऊपर यदि बलात्कार का केस लगा तो मैं इसको बचाने का काम करूं। मुझे याद है पिछली सरकार में यहाँ कोई मंत्री बैठा करते थे, नाम तो मैं नहीं लेना चाहता था, जुल्ली साहब को याद होगा, उनके आगे वाले लाइन में बैठते थे, उनके बच्चे का बलात्कार में नाम आया था। वो नाम क्यों निकल गया? क्योंकि वो बड़े व्यक्ति का बेटा था, बड़े व्यक्ति का बेटा था, वो अधिकार लेकर के आया जन्मजात, वो जन्म से अधिकार लेकर आया था, ये बलात्कार कर सकता है, इसको छूट मिलेगी। ये असंतोष का कारण क्या है समाज में? आज कोई चंबल के बेड़ों के अंदर किसी ने बंदूक उठाई तो क्यों उठाई? उसके खिलाफ कोई घटना घटी है, इसलिए उसने बेड़ों में जाकर के बंदूक उठाई है। इसलिए मेरा निवेदन ये है, इस न्याय प्रणाली के अंदर हमारी इच्छा शक्ति जोरदार होनी चाहिए। जिस प्रकार सरकारों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों में निजीकरण किया जा रहा है, उसको देखते हुए समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए निजी क्षेत्रों में भी उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होनी चाहिए। आज जैसे इंडस्ट्री लग रहा है, कोई भी अन्य चीजें लग रही है, सरकारी में तो हमको आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री जितने भी है उनके अंदर हमारे लोगों को काम नहीं मिलेगा जनसंख्या के अनुसार, तो कहीं न कहीं गड़बड़ होने की संभावना है। इसलिए समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए निजी क्षेत्रों में भी उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था पर गंभीर विचार करके इसको लागू करना चाहिए। यदि हम देश के वास्तविक रूप से सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्थापित करना चाहते हैं तो हमें देश के संविधान को ईमानदारी के साथ और कड़ाई के साथ लागू करना होगा और उसको 100% लागू करना होगा। हमें देश के संविधान के प्रति ईमानदारी और कड़ाई रखनी होगी। हमें संविधान की अवहेलना करने वाले राजनेताओं को, लोक सेवकों को पर भी संविधान देशद्रोह का कानून की कार्रवाई होनी चाहिए। यदि हम राजनेता बन गए, लोक सेवक बन गए और हम यदि गड़बड़ करें तो हमारे ऊपर भी संविधान का डंडा चलना चाहिए। कानून का डंडा, वो संविधान कानून ही है। हमें देश के मीडिया को भी जिम्मेदार ठहराना होगा। 1953 में पंडित नेहरू सरकार ने पिछड़े वर्ग के नेतृत्व और बाबा साहब द्वारा पिछड़े वर्ग को अपने अधिकारों के लिए संगठित करने का दबाव में आकर इन वर्गों पर विस्तृत अध्ययन करने का काका कालेकर आयोग का गठन किया। अध्ययन के दौरान काका कालेकर बाबा साहब से आकर के मिले और निवेदन किया कि बाबा साहब पिछड़े वर्ग के बारे में आपका बहुत विस्तृत अध्ययन है, आप बताएं इस वर्ग के लिए बेहतरी से क्या किया जा सकता है, क्या क्या उपाय आपके मन में है। तो बाबा साहब
ने कालेकर साहब को बताया, शासकीय नौकरियों में इस वर्ग के नौकरशाहों को नीति निर्धारक पदों पर पदस्थापित करना होगा। आज हम देखें कि SC, ST और OBC वर्गों के नाम मात्र के लोग हैं, सचिव और मुख्य सचिवों के पद पर भी नाम मात्र के लोग हैं। संविधान लागू होने से आज तक सभी सरकारों ने इस बात की गौर उपेक्षा की है। मैं इस अवसर पर कहने के लिए बातें खूब है, मैं इतना निवेदन करूंगा कि संविधान को हम कड़ाई से लागू करें, इसकी पालना कराएं। और अंत में मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि हमारे वित्त मंत्री जी ने और हमारी सरकार बनने के बाद हमने कई काम गरीबों के लिए किए हैं। सबसे पहले तो आपने देखा होगा, हमने 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देकर के उन तमाम गरीब व्यक्तियों को सहायता पहुंचाने का काम किया। गाड़ियाँ लोहार जिनके मकान बनाने के लिए 70,000 रुपये सरकार देती थी, हमारी सरकार बनते हमने उनको 1 लाख रुपए तक करने का काम किया। छात्रावास में निवास करने वाले उनके मेष भत्ते को 2500 रुपये प्रति छात्र मिलते थे, हमने आते ही उनको 3,000 कर दिया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत हमने 1,000 रुपये के स्थान पर 1,150 रुपये करने का काम किया। हमारी सरकार बनने के बाद SC, SP और TSP फंड की राशि बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किया। बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श ग्राम योजना में 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में वंचित वर्ग की आबादी के आधारभूत संरचनाओं के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास के लिए हमने काम किया। मुख्यमंत्री स्वनिधि के लिए काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को 25,000 रुपए तक के अतिरिक्त अनुदान देने का हमने काम किया। स्थायी आश्रय स्थल आवास से वंचित परिवारों को मुख्यमंत्री गोमंतक आवासीय EWS वर्ग के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम, अन्य पिछड़ी निगम, अल्पसंख्यक विकास निगम आदि के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। EWS हेतु रियायती ब्याज दर पर 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 36 लाख रुपया। 2-3 मिनट में अपनी मांग भी पूरी कर दूंगा मैं। मांग करो आपकी। तो इस प्रकार से हमने आंगनवाड़ी 5वां आंगनवाड़ी खोलने का काम करें, 3 दिन तक बच्चों को आंगनवाड़ी में दूध पिलाने का काम करेंगे। इस प्रकार से हमने कई काम किए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये मैं लगभग कई वर्षों से मांग कर रहा हूं, जनजाति मंत्री से विशेष आग्रह है मेरा, आप एक इतना सा करिए का TFC एरिया के अंदर SC, ST के जो लोग रहते हैं, इनके अलावा बाहर जो लोग ST के लोग बिखरी आबादी में रहते हैं, जो TFC एरिया से बाहर हैं, TSP एरिया से बाहर रहते हैं। TSP एरिया के लोगों को तो विद्युत कनेक्शन में पूरा लाभ है, लेकिन बिखरी आबादी में कृषि कनेक्शन यदि कोई भी व्यक्ति लेना चाहे तो उनको जनरल की सूची में आना पड़ता है। इसलिए मेरा आग्रह है, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की तर्ज पर ST के बिखरी आबादी में ST के लोगों को भी प्राथमिकता के आधार पर विद्युत कनेक्शन देने की मैं मांग, कृषि कनेक्शन देने की मांग कर रहा हूं। मैं 2 मिनट में अपनी मांग पूरी कर रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, समाज कल्याण मंत्री जी से, हमारा चित्तौड़ जिला बहुत बड़ा है और यहाँ पर उप निदेशक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग हैं। इस कार्यालय को क्रमोन्नत करके संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग किया जाकर चित्तौड़ में एक पद संयुक्त निदेशक का, एक प्रशासनिक अधिकारी का सृजित करावा। नंबर 1, राशमी के अंदर जो अंबेडकर छात्रावास है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसको ठीक किया जाए और संचालित करके उसको अवश्य किया जाए। चित्तौड़ जिले में मानसिक विबंधितों हेतु पुनर्वास केंद्र अभी तक नहीं है, इसलिए वो जिले में होना चाहिए। विभाग का कोई भी विधानसभा क्षेत्रों के अंदर वृद्धा आश्रम केंद्र संचालित हो जाए
तो उन बुजुर्गों को, जिन नालायक बेटों ने अपने माँ बापों को बाहर निकाल दिया, उन नालायकों के गाल पर थप्पड़ मारने के लिए सरकार उनके पिताजी को आश्रय स्थल पर रख सके, ऐसी व्यवस्था करें। रतन देवी नशा मुक्ति श्री एक मिनट सर एक मिनट। जिले के ऊपर नशा मुक्ति केंद्र संचालित हो। पंचायत समिति भोपाल सागर में एक छात्रावास खुले और भोपाल सागर में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति बालिका एक छात्रावास खुल जाए और भोपाल सागर में एसटी का छात्रावास हो। और एक निवेदन करना चाहूंगा दोनों मंत्रियों से, विशेष रूप से दोनों मंत्री सुन रहे हैं सर, जनजाति मंत्री जी, मेरा एक निवेदन है। सांवरिया जी में एक छात्रावास बना 15 साल पहले, पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार ने बनाया प्लीज। और मुझे आज तक पता नहीं चला कि ये छात्रावास एसटी का चलाएगा या समाज कल्याण मंत्री जी का विभाग चलाएगा। और न वो विभाग ने अभी हैंड ओवर किया है वो बालिका छात्रावास किसके लिए बना, क्यों बना। मैं 15 साल से इस बात को लेकर के कई बार क्वेश्चन लगा दिए, कट मोशन लगा दिए, याद